हेलो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल। तो आज एक थंबनेल देख लिया होगा आपने कि अपन बात करने वाले हैं अपने रिवीजन के अंदर कि अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है मैंने कि बहुत कुछ बायोलॉजी के अंदर कंटेंट पढ़ लिया है, लेकिन अब उसको रिवाइज कैसे करें, क्योंकि रिवीजन इज़ द की। और हमारे मेडिकल एंट्रेंस जो है उसकी जो चाबी है खोलने का, उस दरवाजे को, बड़े से डोर को खोलने का जो चाबी है वो रिवीजन ही है। क्योंकि पढ़ तो साल भर, साल 2 साल 3 साल सब लोग तैयारी करते हैं, लेकिन जो 3 से 4 बार रिवाइज करके एग्जाम में जाता है बेसिकली वही परफॉर्म कर पाता है। तो आज कुछ नया मेथड मैं आपको बताऊंगा, तरीका बताऊंगा कि भाई क्या तरीका है कि अपन अच्छे से रिवाइज कर सकें, और एक नया तरीका, अच्छा तरीका जो अपडेटेड है इस नए पैटर्न के साथ और नए क्वेश्चन पेपर के साथ, वो सब अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप चलें आगे। ग्रेट। वैसे तो आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स वगैरह लेते हैं नॉर्मली। आजकल नीट के सारे बच्चे जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, मेरे अच्छे जूनियर्स हैं। लेकिन वो क्या है कि उनमें से जैसे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, अगर मैं बात करूँ नीट के अंदर अगर 20 लाख के आसपास अगर फॉर्म भरते हैं, तो उनमें से 60 से 70% बच्चे जो है ना, 60 से 70% बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, कोचिंग जाते हैं, या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, इतने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सिलेक्शन तो 1 या 2% बच्चों का ही होता है, क्योंकि सारी जो मेहनत है ना वो है अपने इस रिवीजन के अंदर। लेक्चर लेने में, क्लासरूम में बैठकर लेक्चर लेकर फिर उसके बाद नोट्स बनाना, इस 70 से इनमें से भी 20 से 30% बच्चे नोट्स बनाते हैं, और इन 20 से 30% में से ही 1-2% बच्चे रिवाइज करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। कोचिंग में एडमिशन लेना या किसी बैच में इनरोल होना बहुत आसान है, लेकिन साल 2 साल पर उसको कंटिन्यूसली रखना और लास्ट के मोमेंट पे क्या करना, रिवाइज करना, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, तुम्हारी जो मेडिकल कॉलेज है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिवीजन के, किसके, रिवीजन के। और आज की डेट में बात करूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के। जितनी ज़्यादा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इसको थोड़ा छोटा करूँ क्या, हाँ यहाँ आ जा, मेडिकल कॉलेज का रास्ता उतना ही खुलता जाएगा, जितना ये दोनों खुलेंगे उतना मेडिकल कॉलेज खुलेगा। और डिफरेंट टाइप्स के लेक्चर्स मटेरियल के पीछे भागोगे ना, तो वो क्या होगा, होता जाएगा तुम्हारा, जैसे जैसे ये कम होगा और ये बढ़ेगा, तो अपने आप मेडिकल कॉलेज जाने का जो रास्ता है ना वो अपने आप खुल जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे, जब मैंने एक लेक्चर में कहा था, जो सेल द यूनिट है वो लेक्चर वाला पढ़ाया था मैंने आपके अंदर, उसके अंदर कहा था कि अपन को 4-5 रजिस्टर भर के नोट्स सिर्फ एक सब्जेक्ट के तैयार नहीं करने हैं। अपन को शॉर्ट एक आधी बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी है, और एक आधे जो भी नोट्स हैं वो भी एक बार रिवाइज करें, क्योंकि बार बार हमको क्या रिवाइज करनी है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, और उसकी जो लाइन्स है, जो छुपी हुई हिडन लाइन्स है ना, उनको खोलना है। एनसीईआरटी के अंदर ऐसी बहुत सारी लाइन्स है, जो हिडन लाइन्स है वो छुपी हुई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं अपन, वो है कि किस तरीके से, जो मैं आज तुम्हारे सामने बात करने वाला हूँ इन 3 चीज़ों के बारे में, कि बायोलॉजी रिवीजन, क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो मैं बायोलॉजी के बारे में बात करूँगा। ठीक है, उसके अंदर सब फर्स्ट जो मैंने टॉपिक लिखा है वो लिखा है मैंने टाइम। कितना टाइम अपन बायोलॉजी को दें कि हमारा मेडिकल इंटरेस्ट कवर हो पाए, बैलेंस हो पाए। मुझे पता है दिन के अंदर मैक्सिममली जो है, अगर कंटिन्यूसली कोई स्टडी करता है तो वो 8 से 9 घंटे की स्टडी ही होती है। ये बाकी जो बातें हैं ना, 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे पढ़ने वाली, ये बकवास बातें हैं, क्योंकि लंबे समय तक तुम ये कवर कर नहीं पाओगे। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। लंबे समय तक जो सिलेक्शन लेने वाले या रैंकर्स होते हैं बच्चे, वो 8 से 9 घंटे वाली पढ़ाई करते हैं डेली बेसिस पर, इससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते कोई भी बच्चे, मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं खुद सिलेक्शन लेके बैठा हूँ तो मुझे पता है। इसमें से अब मैं अगर बात करूँ, क्योंकि मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ कि यार बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना कि सिर्फ बायोलॉजी में, अगर अगर मैं क्लासरूम में बैठा हूँ और उसमें से 50 में से 30-40 बच्चे अगर बायोलॉजी में 340, या 5-6 बच्चे 360 आउट ऑफ 360 लेके आ जाए बायोलॉजी के अंदर, तो उस टीचर का काफ़ी नाम हो जाता है। लेकिन यार ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 340 के आसपास बायोलॉजी में लेके आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते। वो सिर्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपने इंटरेस्ट के इस जो इल्यूजन है ना कि बायोलॉजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ते इतना खो जाते हैं कि इसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम नहीं दे पाते। उस टीचर का भी नाम हो जाता है, वो भी सारे दिन यही कहता रहता है कि यार मेरा सब्जेक्ट पढ़ो। केमिस्ट्री वाले सर कहते हैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते रहो। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बैठा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बायोलॉजी, अपना नाम चमकाने के लिए थोड़ी ना बैठा हूँ यार। तो टाइम कितना होना चाहिए अपने पास,
दिन में 8 से 9 घंटे की जो पढ़ाई है कंटिन्यूसली, उस हिसाब से अगर मैं बताऊँ तुमको 1 से 2 घंटे सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा बायोलॉजी को टाइम दे रहे हो तो पाप कर रहे हो भाई, सिलेक्शन नहीं होने वाला। 1 से 2 घंटे से ज़्यादा बायो को नहीं पढ़ना होता है। अगर नीट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो 1 से 2 घंटे ज़्यादा कोई कौन पढ़ता है यार। कोई भी सिलेक्शन लेने वाला बच्चा 1 से 2 घंटे ज़्यादा बायोलॉजी को रिवीजन का टाइम नहीं देता है। बाकी जो टाइम है 6-7 घंटे का, उसमें से चूँकि 8-9 घंटे की बात कर रहा था मैं, उसमें से 3 घंटे के आसपास अपने हो गया केमिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा जो है फिजिक्स। आराम से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे केमिस्ट्री, 3-4 घंटे अपने, या ऐसे कर लो 3 घंटे ये, 2 घंटे ये, और 1-1.5 घंटा बायो। सबसे कम जो टाइम देना है किसको, बायोलॉजी को देना है। ठीक है, टाइम समझ में आया कितना टाइम देना है आपको, सबसे कम देना है, सबसे कम देना है। सबसे ज़्यादा किसको देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। कंटेंट की बात करें, सर आप किस बारे में बात कर रहे हो, कितना पढ़ें अपन इस 1-2 घंटे में। अगर अभी बात करें अपने 1-2 महीने बाद, 2 महीने बाद एग्जाम है, अभी कितना पढ़ें अपन कंटेंट, यानी कि इस 1-2 घंटे में मैं कितना कंटेंट पढ़ लूँ। 1 से 2 चैप्टर डेली बेसिस पर, डेली बेसिस पर 1 से 2 चैप्टर, मिनिमम 1 चैप्टर रोज रिवाइज करना है। क्या करना है, रोज 1 चैप्टर रिवाइज करना ही करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। बाकी ये सारी बातें तो सब नॉर्मली करते ही हैं यार मेरे हिसाब से, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आऊँ मैं, वो है मेथड, कि सर आप किस मेथड से अपने समय में जब आप तैयारी करते थे तो किस तरीके से करते थे, और एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ ही सिलेक्शन लिया। मेथड क्या होने वाला है बच्चे, मेरी बात सुन, कि नए पैटर्न को अपन को समझना है। किसको समझना है, नए पैटर्न को समझना है। अब करना क्या है कि जैसे मान लो तुम्हारे कोई भी चैप्टर है, फॉर एग्जांपल तुम ले लो बायोमॉलिक्यूल, कौन से ले लिया अपन ने, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर। आपने फॉर एग्जांपल बायोमॉलिक्यूल आपको रिवाइज करना है। आपने पहले एक बार लेक्चर ले चुके हैं, एक आधी बार कभी टेस्ट के लिए आपने इस चैप्टर को पढ़ा था, समझ में भी आया था। अब वापस आप इस चैप्टर को हल्का हल्का भूल रहे हैं, आपको रिवीजन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो क्या करेंगे आप, एनसीईआरटी उठाना स्टार्ट की या नोट्स उठाना स्टार्ट किए, उसको रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया। गलत, गलत मेथड है। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले क्या करो, बायोमॉलिक्यूल्स क्या उठाओ आप, एनसीईआरटी उठाओ या अपने नोट्स उठाओ। एनसीईआरटी और नोट्स को उठाकर 2 मिनट के लिए साइड में रखो। क्या उठाओ, कोई भी क्वेश्चन पेपर टेस्ट का, नया नवेला किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है, जो जिसमें बायोमॉलिक्यूल के क्वेश्चन हो, या फिर मॉड्यूल के पीछे कोई क्वेश्चन हो। मॉड्यूल की थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है, सिर्फ लेक्चर्स के जो टीचर आपको पढ़ाता है वो नोट्स, और अपनी एनसीईआरटी, उसमें भी सबसे एनसीईआरटी को ही पढ़ना है। उसकी जो नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी की हिडन लाइन को खोलना है, जो छुपी हुई लाइन जो हमको पढ़ करके, खुद से पढ़ करके समझ में नहीं आती है, टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, उन लाइन्स को देखना है। तो क्या बता रहा था मैं, सबसे पहले बायोमॉलिक्यूल के नोट्स और एनसीईआरटी लेके साइड में रखो, और उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ। भले ही 3 महीने पहले उस चैप्टर को पढ़ा था, 2 महीने पहले उस चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन अब उसको उठाओ, ताकि और कम से कम 30 से 40 एमसीक्यूज लगाओ उस चैप्टर के, बिना उस चैप्टर की थ्योरी पढ़े। तो इसमें से आपके मान लो 15 क्वेश्चंस गलत हो गए, 10-15 क्वेश्चंस सही हो गए, 10-15 क्वेश्चन तो सही हुए। तो इसमें से आपको क्या पता लग जाएगा इस मेथड से, यानी कि पहले क्वेश्चन, पहले रिवीजन से पहले एमसीक्यूज लगा, इससे क्या पता लगेगा आपको, इससे ये पता लग जाएगा मेरे बस से, इससे ये पता लग जाएगा कि मेरे को कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे थे। मतलब इस चैप्टर के अंदर 4 से 5-6 टॉपिक, जितने भी टॉपिक है सब रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे फटाफट से किस पे फोकस करना है, किस पे फोकस करना है, उन 15 क्वेश्चंस जो गलत हुए थे वो किस टॉपिक से आए थे, पहले उन टॉपिक्स को मुझे रिवाइज कर लेना है। समझ में आया। इससे क्या बचेगा, टाइम बचेगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। और इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होगा कि जब ये 30 से 40 क्वेश्चन तुम लगाओगे तो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी, तुम्हारे ब्रेन को ऊपर नीचे होगा, यहाँ की सेल्स ऊपर नीचे होगी, यानी 2 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी थी और अब एकदम से रिटेन करना है, तो ब्रेन सेल्स क्या होगी, एकदम से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यूरॉन एक्टिव होना स्टार्ट करेगा, और उससे तुम उस चैप्टर को पढ़ने की जो क्यूरियोसिटी है वो अपना आप ही बढ़ जाएगी। समझ में आया। तो पढ़ाई में मन नहीं लगने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आया आपको, मन नहीं लगने वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ग्रेट, आगे चलें अपन, आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड पे जो मैंने लिखा है, प्लीज अपडेट योर सेल्फ। अपने आप को अपडेट करो मेरे भाई। किस जमाने में जी रहे हो, आज से 4 साल पहले जो क्वेश्चंस आते थे तुम
जिस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस आते थे, 4 छोटे छोटे ऑप्शंस होते थे, बायो के अंदर बात कर रहा हूं मैं, 4 छोटे छोटे ऑप्शन होते थे, क्वेश्चन होता था एक सिंगल लाइन का और फटाफट से पेपर कंप्लीट होता था। क्या आज के समय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं? क्या आज के समय में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के अंदर? नहीं। आज के समय लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 3, 4, 5, 6 लाइन की एक क्वेश्चन होता है और ऑप्शन भी बड़े बड़े होते हैं, 1-1, 2-2 लाइन के ऑप्शन होते हैं। पहले जैसे जैसे क्वेश्चंस आते थे ना, जितने लेंथ के क्वेश्चंस आते थे, आज उतनी लेंथ के तो उतनी लाइंस के तो ऑप्शन होते हैं, यानी कि लेंथी पेपर बन रहा है, कंफ्यूजिंग वाला पेपर बन रहा है। तो क्वेश्चंस भी कैसे प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई? क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करेगा? वैसे ही इंस्टीट्यूट के पेपर या वैसे ही मॉड्यूल्स उठाओगे जहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो चैप्टर वाइज। वो वाले पुराने मेथड अब यूज करना बंद करो, अपने आप को अपडेट करो, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर लेंथी होता जा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर इजी होता जा रहा है, समझ में आया, और बायो का पेपर टफ होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को इसके कारण ड्रॉप लेना पड़ा कि उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर ली थी, बायो उनकी वैसी थी, बायो में अपडेट नहीं हो पाए। तो बायो में क्या करना है? लेंथी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई नहीं बता रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग। ये जो मेरी जो लाइन मैंने बताई है कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, कौन सी लाइन बताई है मैंने? लास्ट बात बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं? लेंथी क्वेश्चंस लगाने वाले मॉड्यूल्स उठाओ, टेस्ट पेपर उठाओ और वैसी बुक्स लेके आओ, ठीक है? बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ के जो टेस्ट पेपर बनते हैं, अब उन्होंने अपने आप को अपडेट करना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम भी उनके मॉड्यूल के या उनके टेस्ट पेपर के खोज कर लेके आओ और इस टाइप के क्वेश्चंस लगाना प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही एग्जाम में आते हैं। और बायो का पहला जो पेपर होता था वो कम से कम तो जो टॉपर्स वगैरह होते थे ना, वो क्या बोलते थे कि मैंने 40 मिनट में पूरा बायो का पेपर विद OMR कंप्लीट कर लिया। आज करके दिखा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर आ रहा है। आज कम से कम 1 से 1 घंटे के ऊपर, 60 मिनट के ऊपर लग जाता है पेपर कंप्लीट करने के लिए, टॉपर को भी, रैंकर को भी। तो अपन तो एवरेज है यार, जब तक बायो को पेपर कंप्लीट करते तब तक तो टाइम देखते हैं, अरे यार 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया, पीछे क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस अपना आप गिर जाता है। तो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चंस उठाना स्टार्ट करें बायो के अंदर, और थ्रू द क्वेश्चंस आप रिवाइज करना स्टार्ट करें बायोलॉजी को, क्योंकि ये थ्योरी है, इसमें रिटेंशन पावर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द वेरी बेस्ट।